गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। इजराइल हमास में सीज फायर के बाद फिर छिड़ी जंग। आईडीएफ के हमलों में 109 लोगों के मारे जाने का दावा। दुबई में मोदी से मिले इजरायली राष्ट्रपति। जी हां दोस्तों, इजराइल हमास के बीच हफ्ते भर से सीज फायर के बाद फिर जंग शुरू हो गई है। हमास के कब्जे वाली गाजा पट्टी की हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक सीज फायर खत्म होने के बाद इजरायली डिफेंस फोर्सेज के हमलों में 109 लोग मारे गए, सैकड़ों लोग घायल हुए। बीबीसी के मुताबिक इन दावों की पुष्टि नहीं की जा सकती। जंग में अब तक 14,800 लोगों की मौत हुई है, इनमें 6,000 बच्चे शामिल हैं। वहीं दोस्तों, कतरी मीडिया हाउस अल जजीरा के मुताबिक कई इजरायली शहरों पर सुबह इस्लामिक जिहाद के मिलिट्री विंग अल कुद्दस ने हमला कर दिया। इजराइल ने अटैक के चलते उत्तरी इजराइल में 2 हाईवे बंद कर दिए हैं। साथ ही बॉर्डर वाले इलाकों में खेती के काम पर भी रोक लगा दी गई है। वहीं दोस्तों, दूसरी तरफ दुबई में चल रहे COP28 क्लाइमेट समिट के दौरान इजरायली राष्ट्रपति इशाक हेरजोग से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम 21 रुपए बढ़े। मलेशिया में भारतीयों के लिए वीजा फ्री एंट्री। जी हां दोस्तों, 1 दिसंबर से ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने 19 किलो वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए हैं। दिल्ली में अब यह 21 रुपए महंगा होकर 1796.50 रुपए का हो गया है। इससे पहले यहां सिलेंडर 1775 रुपए में मिल रहा था। वहीं दोस्तों, 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। दिल्ली में यह 903 रुपए और भोपाल में 908 रुपए में मिल रहा है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। दिल्ली हाईकोर्ट में यूसीसी से जुड़ी सभी याचिकाएं खारिज। कोर्ट बोला, विधि आयोग इस पर काम कर रहा, हम अलग कानून बनाने को नहीं कह सकते। जी हां दोस्तों, दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को यूसीसी को लेकर लगाई गई सभी याचिकाओं पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। इनमें समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी का मसौदा तैयार करने और उसे समय पर पूरा करने के लिए केंद्र और विधि आयोग को निर्देश देने वाली मांग की गई थी। जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मिनी पुष्करणा ने दलीलें सुनने के बाद कहा कि भारत का विधि आयोग पहले से ही इससे निपट रहा है और हम संसद को इसके लिए अलग से कानून बनाने का निर्देश नहीं दे सकते। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। बेंगलुरु के 15 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी। स्कूल को एक साथ ईमेल भेजा, बच्चे निकाले गए। डिप्टी सीएम बोले यह अफवाह थी। जी हां दोस्तों, कर्नाटक में बेंगलुरु के 15 प्राइवेट स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली। यह धमकी शुक्रवार 1 दिसंबर को ईमेल के जरिए दी गई। सभी स्कूलों को एक साथ ईमेल आया जिसमें दावा किया गया कि स्कूल के अंदर बम रखे गए हैं। स्कूल प्रशासन ने पुलिस को तुरंत इसकी सूचना दी। पुलिस ने स्कूलों से स्टूडेंट्स और स्टाफ को बाहर निकाला और सर्च ऑपरेशन शुरू किया। मौके पर बम डिफ्यूज स्क्वाड, डॉग स्क्वाड और एंटी सेबोटाज टीम भी पहुंची। बम की सूचना पर पेरेंट्स अपने अपने बच्चों को लेने आ गए। इससे अफरा तफरी मच गई। हालांकि डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने ईमेल को अफवाह बताया। उन्होंने कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है, हम 24 घंटे में आरोपियों को पकड़ लेंगे। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। अजीत पवार बोले, शरद पवार कहते कुछ है करते कुछ है, मुझे सत्ता में जाने को कहा, खुद एनसीपी अध्यक्ष पद छोड़ा, सुप्रिया सब जानती थी। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और एनसीपी नेता अजीत पवार ने कहा है कि शरद पवार खुद ही एनसीपी अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना चाहते थे, लेकिन वे हमसे कहते कुछ और थे, कहते करते कुछ और थे। अजीत ने यह बात शुक्रवार को रायगढ़ के करजत में हुए एनसीपी अधिवेशन में कही। वे बोले कि शरद ने लगातार अपनी भूमिका बदली। इस घटनाक्रम की सारी जानकारी सुप्रिया सुले को थी। अजीत ने यह भी बताया कि शरद पवार ने ही उनसे सत्ता में भागीदारी के लिए कहा था। शरद पवार ने 2 मई को एनसीपी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद अजीत पार्टी अध्यक्ष बने थे। हालांकि बाद में शरद ने अपना फैसला वापस ले लिया था और अजीत पवार ने अपना अलग गुट बनाकर महाराष्ट्र की शिंदे सरकार में शामिल होने का फैसला किया था। जुलाई 2023 में उन्हें डिप्टी सीएम बनाया गया। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। पीएम मोदी बोले, 2028 की क्लाइमेट समिट भारत में हो, कुछ देशों के किए की कीमत दुनिया चुका रही, अमीर देश स्वार्थ भूलकर मदद करें। जी हां दोस्तों, COP28 क्लाइमेट समिट में प्रधानमंत्री मोदी ने अमीर देशों पर निशाना साधा। किसी का नाम लिए बिना कहा कि सदियों पहले चंद देशों के किए की कीमत पूरी दुनिया को चुकानी पड़ रही है। जो भी देश ज्यादा कार्बन उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार है, उन्हें क्लाइमेट चेंज का सामना करने के लिए विकासशील और गरीब देशों को निस्वार्थ होकर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करनी चाहिए। पीएम ने 2028 की क्लाइमेट समिट यानी कि COP33 भारत में होस्ट करने की मंशा जाहिर की। उन्होंने कहा कि भारत ने इकोलॉजी और इकोनॉमी के संतुलन का उदाहरण दुनिया के सामने पेश किया है। 17% आबादी के बावजूद कार्बन उत्सर्जन में हमारी हिस्सेदारी सिर्फ 4% है। हमारा लक्ष्य 2030 तक कार्बन उत्सर्जन 45% तक घटाना है। भारत ने ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस बनाया। क्लाइमेट फाइनेंस फंड को मिलियन से बढ़ाकर $1 ट्रिलियन तक करना चाहिए।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बंगाल की खाड़ी में ताकतवर होता जा रहा माईचोंग तूफान, कहीं खतरे की आहट तो नहीं, भारत सरकार ने उठाया बड़ा कदम। जी हां दोस्तों, कैबिनेट सचिव राजीव गौबा की अध्यक्षता में राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति एनसीएमसी की आज बैठक हुई, जिसमें बंगाल की खाड़ी में आने वाले चक्रवात मिचोंग के लिए राज्य सरकारों और केंद्रीय मंत्रालयों विभागों की तैयारियों की समीक्षा की गई। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के महानिदेशक ने समिति को चक्रवात माईचोंग की वर्तमान स्थिति के बारे में जानकारी दी। दक्षिण पूर्व और उससे सटे दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी पर दबाव पिछले 6 घंटों के दौरान 13 किमी प्रति घंटे की गति से पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ गया। इससे 2 तारीख तक गहरे दबाव में तब्दील होने और 3 दिसंबर के आसपास बंगाल की दक्षिण पश्चिम खाड़ी के ऊपर एक चक्रवाती तूफान में तब्दील होने की संभावना है। इसके अलावा यह उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ेगा और 4 दिसंबर की दोपहर तक दक्षिण आंध्र प्रदेश और आसपास के उत्तरी तमिलनाडु तटों के पास पहुंच जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सीबीएसई बोर्ड की बड़ी खबर, 10वीं 12वीं में नहीं मिलेगी कोई रैंक या डिवीजन। जी हां दोस्तों, सीबीएसई बोर्ड ने 10वीं और 12वीं परीक्षार्थियों के लिए अहम सूचना जारी की है। इसका नोटिफिकेशन केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट cbsc.gov.in पर लगा दिया गया है। इसके मुताबिक साल 2024 में सीबीएसई बोर्ड परीक्षा देने वाले स्टूडेंट्स को डिवीजन रैंक या एग्रीगेट मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करने के लिए शिक्षा जगत में कई तरह के बदलाव किए जा रहे हैं। दोस्तों, सीबीएसई बोर्ड के इस कदम से बोर्ड परीक्षार्थियों पर रिजल्ट का कम प्रेशर रहेगा और वह अपनी तैयारी बेहतर तरीके से कर पाएंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, निफ्टी ने ऑल टाइम हाई बनाया, 20,267 के स्तर पर बंद। सेंसेक्स भी 492 अंक चढ़ा। फ्लेयर राइटिंग से शेयर 48% ऊपर 452 पर क्लोज हुए। जी हां दोस्तों, शेयर बाजार में शुक्रवार को तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 492.75 अंक चढ़कर 67,481.19 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी 134.75 अंक की बढ़त रही। यह 20,267 के स्तर पर बंद हुआ। यह निफ्टी का नया क्लोजिंग हाई है। वहीं दोस्तों, कारोबार के दौरान निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया। इसने 20,272.75 के स्तर को छुआ। इससे पहले निफ्टी का ऑल टाइम हाई 20,222.45 है, जो उसने 15 सितंबर को बनाया था। सेंसेक्स का ऑल टाइम हाई 67,927 है। यह भी 15 सितंबर को ही बना था। वहीं दोस्तों, बात करें आज निफ्टी 50 के टॉप गेनर और टॉप लूजर स्टॉक्स की, तो दोस्तों निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स में आज आईटीसी, एनटीपीसी और एक्सिस बैंक रहे, जबकि निफ्टी 50 के टॉप लूजर्स में विप्रो, एचडीएफसी लाइफ और हीरो मोटोकॉर्प रहे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पहली तारीख को आई गुड न्यूज, जीएसटी से भरा सरकार का खजाना। नवंबर में 1.68 लाख करोड़ रहा जीएसटी कलेक्शन। जी हां दोस्तों, सरकार के लिए नवंबर 2023 का महीना शानदार साबित हो रहा है। जीएसटी कलेक्शन के मामले में खुशखबरी आई है। दरअसल दोस्तों, वित्त मंत्रालय के द्वारा शुक्रवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक नवंबर 2023 में जीएसटी कलेक्शन में बीते साल के समान महीने के मुकाबले 15% के उछाल के साथ 1.68 लाख करोड़ रुपए रहा। पिछले साल इसी अवधि में जीएसटी कलेक्शन 1.45 लाख करोड़ रुपए रहा था। साल दर साल जीएसटी कलेक्शन में 15% की बढ़ोतरी देखी गई है। यह लगातार 9वां महीना है जब मासिक जीएसटी कलेक्शन 1.5 लाख करोड़ रुपए से ऊपर आया है।